और पुलिस पहले ही उन्हें इन्वेस्टिगेट कर चुकी है। लाहौर में वो एक लड़की के घर गई थी, मगर वो लड़की पेशावर में थी और उसके वापसने से पहले ही वो उसके घर से चली गई। कहाँ गई, ये पुलिस को पता नहीं चल सका। सालार छपती हुई नज़रों से उन्हें देखता रहा। फिर उसने कहा, आपको हुसन ने मेरे और इसके बारे में बताया था? सिकंदर कुछ बोल नहीं सके। मोबाइल के इमामा के पास होने के बारे में सिर्फ हुस्न ही जानता था। कम से कम ये ऐसी बात थी जो सिकंदर उस्मान सिर्फ उसके कमरे की तलाशी लेकर नहीं जान सकते थे। उसे उनसे बात करते हुए पहली बार अचानक हुसन पर शबा हुआ था, क्योंकि सिकंदर उस्मान को इतनी छोटी-मोटी बातों का पता था जो सिर्फ उसे पता थी, या फिर हुस्न को। कोई तीसरा उनसे वाकिफ नहीं था। उसने सिकंदर उस्मान को कुछ नहीं बताया था, तो यकीनी तौर पर यह हुस्न ही हो सकता था जिसने उन्हें सारी तफसीलात से आगाह किया था। उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे हुस्न ने बताया है या किसी और ने? ये तो हो नहीं सकता था कि इस बात के बारे में मुझे पता न चलता। ये सिर्फ मेरी हमाकत थी कि मैंने बाशम मुबीन के इल्ज़ामात को संजीदगी से नहीं लिया और तुम्हारे झूठ पर यकीन कर लिया। सालार ने कुछ नहीं कहा। वो सिर्फ माथे पर तीवरियां लिए उन्हें देखता और उनकी बात सुनता रहा। अब जब मैंने तुम्हें इस सारे मामले से बचा लिया है, तो तुम्हें दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे। सिकंदर उस्मान ने कुदरे नरम लहजे में कहना शुरू किया, मगर उससे पहले कि उनकी बात मुकम्मल होती, सालार एक झटके से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सिकंदर उस्मान के साथ होने वाली गुफ्तगू के बाद वो सारी रात उस तमाम मामले के बारे में सोचता रहा। पहली बार उसे हल्का सा अफसोस और पछतावा हुआ था। उसे इमामा हाशिम को उसके कहने पर फौर इतलाक दे देनी चाहिए थी। फिर शायद वो जलाल के पास चली जाती और वो दोनों शादी कर लेते। इमामा के लिए बेहद ना पसंदीदगी रखने के बावजूद उसने पहली बार अपनी ना गलती तस्लीम की। उसने दोबारा मुझसे राब्ता नहीं किया। वो तलाक लेने के लिए कोर्ट नहीं गई। उसके खानदान वाले भी अभी तक उसे ढूंढ नहीं सके। वो जलाल इंसर के पास भी नहीं गई। तो फिर आखिर वो गई कहाँ? क्या उसके साथ कोई हादिसा? वो पहली बार बहुत संजीदगी से, किसी नाराज़ी या गुस्से के बगैर उसके बारे में सोच रहा था। ये तो मुमकिन नहीं है कि वो मुझसे इतनी शदीद नफ़रत और नापसंदीदगी रखने के बाद मेरी बीवी के तौर पर कहीं खामोशी की ज़िंदगी गुज़ार रही हो। फिर आखिर क्या वजह है कि इमामा किसी के साथ भी दोबारा राब्ता नहीं कर रही? अब तक जब 1 साल से ज़्यादा गुज़र गया है, क्या वो वाक़ई हादसे का शिकार है? हो गई है? क्या हादसा पेश आ सकता है उसे? उसके बारे में सोचते-सोचते उसकी ज़हनी रूह एक बार फिर बहकने लगी। अगर कोई हादसा पेश आ गया है, तो मैं क्या करूँ? वो अपने रस्क पर घर से निकली थी और हादसा तो किसी को किसी भी वक़्त पेश आ सकता है। फिर मुझे उसके बारे में इतना फ़िक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है? पापा ठीक कहते हैं, जब मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर मुझे उसके बारे में इतना तजस्सुस भी नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पर एक ऐसी लड़की के बारे में जो इस हद तक एहसान है, फ़रामोश हो, जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो और जो मुझे इतना घटिया समझती हो। उसके साथ जो भी हुआ होगा, ठीक ही हुआ होगा। वो इसी काबिल थी। उसने उस होगा के बारे में हर ख़याल को ज़हन से झटकने की कोशिश की। कुछ देर पहले की तासुफ़ आमेज़ संजीदगी वो अब महसूस नहीं कर रहा था, न ही उसे किसी किस्म के पछतावे का एहसास था। वो वैसे भी छोटी-मोटी बातों पर पछताने का आदी नहीं था। उसने सुकून के आलम में आँखें बंद कर लें। उसके ज़हन में अब दौड़-दौड़ तक कहीं इमामा हाशिम का तसव्वुर मौजूद है नहीं था। कभी वैन डेम गए हो? उस दिन यूनिवर्सिटी से निकलते हुए माइक ने सालार से पूछा। एक दफ़ा। कैसी जगह है? माइक ने सवाल किया। बरी नहीं है। सालार ने तबस्सुरा किया। उस वीक एंड पर वहाँ चलते हैं। क्यों? मेरी गर्लफ्रेंड को बहुत दिलचस्पी है उस जगह में। वो अक्सर जाती है। मायक ने कहा। तो तुम्हें तो फिर उसके साथ ही जाना चाहिए। सालार ने कहा। नहीं, सब लोग चलते हैं। ज़्यादा मज़ा आएगा। मायक ने कहा। सब लोगों से तुम्हारी क्या मुराद है? इस बार दानिश ने गुफ्तगू में हिस्सा लिया। जितने दोस्त भी हैं।
सब, मैं, सालार, तुम, सेठी और साद। साद को रहने दो। वो नाइट क्लब के नाम पर कानों को हाथ लगाने लगेगा या फिर एक लंबा चौड़ा वास देगा। सालार ने मुदाखलत की। तो फिर ठीक है, हम लोग ही चलते हैं। दानिश ने कहा, सेंड्रा को भी इनवाइट कर लेते हैं। सालार ने अपनी गर्लफ्रेंड का नाम लिया। उस वेक एंड पर सब वहां गए और 3-4 घंटों तक उन्होंने वहां खूब इंजॉय किया। अगले रोज सालार सुबह देर से उठा। वो अभी पुंज की तैयारी कर रहा था जब साद ने उसे फोन। क्या, अभी उठे हो? साद ने उसकी आवाज सुनते ही कहा, हाँ, 10 मिनट पहले। रात को देर तक बाहर रहे होगे, उस लिए। साद ने अंदाजा लगाया। हाँ, हम लोग बाहर गए हुए थे। सालार ने दानस्ता तौर पर नाइट क्लब का नाम नहीं लिया। हम लोग कौन? तुम और सेंड्रा? नहीं, पूरा ग्रुप ही। मुझे लेकर नहीं गए, मैं मर गया था। साद ने चढ़कर कहा, तुम्हारा ख्याल ही नहीं आया हमें? सालार ने इत्मीनान से कहा, तुम बहुत घटिया आदमी हो। तुम सालार, बहुत ही घटिया। ये दानिश भी गया था। हम सब, माई डायर, हम सब। सालार ने इसी इत्मीनान के साथ कहा, मुझे क्यों नहीं लेकर गए तुम लोग? सालार की खुफगी में कुछ और इजाफा हुआ। तुम अभी बच्चे हो, हर जगह बच्चों को लेकर नहीं जा सकते। सालार ने शरारत से कहा, मैं अभी आकर तुम्हारी टांगें तोड़ता हूं, फिर तुम्हें अंदाजा होगा कि ये बच्चा बड़ा हो गया है। मजाक नहीं कर रहा यार। हमने तुम्हें साथ जाने को उस लिए नहीं कहा क्योंकि तुम जाते ही नहीं। इस बार सालार वाकई संजीदा हुआ। क्यों तुम लोग दोजख में जा रहे थे कि मैं वहां ना जाता? साद के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। कम अज कम तुम उसे दोजख ही कहते हो। हम लोग नाइट क्लब गए हुए थे और तुमको वहां नहीं जाता था। क्यों, मुझे वहां क्यों नहीं जाना था? साद के जवाब ने सालार को कुछ हैरान किया। तुम साथ चलते, ऑफ कोर्स, मगर तुम्हें वहां जाकर क्या करना था? न तुम डरनक करते हो और डांस करते हो। फिर वहां जाकर तुम क्या करते? हमें नसीहतें करते। ऐसी बात नहीं है। ठीक है, डरनक और डांस नहीं करता, मगर आउटिंग तो हो जाती है। मैं एंजॉय करता। साद ने कहा, मगर ऐसी जगहों पर जाना इस्लाम में जायज नहीं है। सालार ने छाते हुए लहजे में कहा। साद चंद लम्हे कुछ कह नहीं सका। मैं वहां कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा था। तुमसे कह रहा हूं, सिर्फ आउटिंग की गरज से जाता। चंद लम्हों बाद उसने कुदरे संभलते हुए कहा, ओके, अगली बार हमारा प्रोग्राम बनेगा तो तुम्हें भी साथ ले लेंगे। बल्कि मुझे पहले पता होता तो कल रात भी तुम्हें साथ ले लेता। हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया। सालार, हम सब ने वाकई बहुत एंजॉय किया, ने कहा। चलो, अब मैं कर भी क्या कर सकता हूं? खैर, आज क्या कर रहे हो? सौदाब उससे मामूल की बातें करने लगा। 10-15 मिनट तक इन दोनों के दरमियान गुफ्तगू होती रही। फिर सालार ने फोन बंद कर दिया। तुम उस वेक एंड पर क्या कर रहे हो? इस दिन साद ने सालार से पूछा। वो यूनिवर्सिटी के कैफे टीरिया में मौजूद थे। मैं उस वेक एंड पर न्यूयॉर्क जा रहा हूं, सेंड्रा के साथ। सालार ने अपना प्रोग्राम बताया। क्यों? साद ने पूछा। उसके भाई की शादी है। मुझे इनवाइट किया है उसने। वापस कब आओगे? इतवार की रात को। तुम ऐसा करो कि अपने अपार्टमेंट की चाबी मुझे दे जाओ। मैं 2 दिन तुम्हारे अपार्टमेंट पर गुजारूंगा। कुछ असाइनमेंट्स हैं जो मुझे तैयार करने हैं, और उस वेक एंड पर वो चारों ही घर होंगे। वहां बड़ारिश होगा। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट में इत्मीनान से पढ़ लूंगा। साद ने कहा, ओके, तुम मेरे अपार्टमेंट में रह लेना। सालार ने कुंधे अचकाते हुए कहा। उसे सेंड्रा के साथ जमा की रात को निकलना था। सालार का बेग उसकी गाड़ी की डिग्गी में था। ये एक इत्तेफाक ही था कि सेंड्रा को इन आखिरी वक्त में चंद काम निपटाने पड़ गए, और वो जो सरशाम निकलने का इरादा करे बैठ थे, उनका प्रोग्राम हफ्ते की सुबह तक मुलतवी हो गया। सेंड्रा हफ्ते की सुबह तक हो गया पे अंग गेस्ट के तौर पर कहीं रहती थी, और वो उसके पास रात नहीं गुजार सकता था। उसे अपने अपार्टमेंट वापस आना पड़ा। रात को तकरीबन 11 बजे सेंड्रा को उसकी रहायशगाह पर ड्रॉप करने के बाद अपार्टमेंट चला आया। उसने साद को एक चाबी दी थी। दूसरी चाबी उसके पास ही थी। वो जानता था कि साद
उस वक्त बैठा पढ़ रहा होगा, मगर उसने उसे डिस्टर्ब करना जरूरी नहीं समझा। वो अपार्टमेंट का बैरूनी दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। लॉन्ग रूम की लाइट ऑन थी। अंदर दाखिल होते ही उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। वो अपने बेडरूम में जाना चाहता था, मगर बेडरूम के दरवाजे पर ही रख गया। बेडरूम का दरवाजा बंद था, मगर उसके बावजूद अंदर से अभरने वाले कहकाए और बातों की आवाजें सुन सकता था। साथ के साथ अंदर कोई औरत थी। वो जामिद हो गया। उसके ग्रुप में सिर्फ सैद था, जिसके बारे में उसका ख्याल था कि किसी लड़की के साथ उसके ताल्लुकात नहीं थे। वो जितना मजहबी आदमी था, उससे ये तवक्का की ही नहीं जा सकती थी। वो अंदर दाखिल नहीं हुआ, कुदरे बेयकीनी से वापस मुड़ गया, और तब उसकी नज़र लॉन्ग रूम की टेबल पर रखी बोतल और गिलास पर पड़ी। वहां से किचन काउंटर, जहां खाने के बर्तन अभी तक पड़े थे। वो मजीद वहां के बगैर इसी तरह खामोशी से वहां से निकल आया। उसके लिए ये बात नाकाबिल यकीन थी कि साद वहां किसी लड़की साथ रहने के लिए आया था। बिल्कुल नाकाबिल यकीन। जो शख्स हराम गोशत न खाता हो, शराब न पीता हो, 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो, वो हर वक्त इस्लाम की बात करता रहता हो, दूसरों को इस्लाम की तबलीग करता हो, वो किसी लड़की के साथ अपार्टमेंट के दरवाजे को बाहर से बंद किए हुए इसी तरह शाक के आलम में था। बोतल और गिलास जाहिर कर रहे थे कि उसने पी भी हुई है और शायद खाना वगैरह भी खाया होगा। इसी फ्रेजर और कचन है मैं जहां का वो पानी तक पीने के लिए तैयार नहीं होता था। उसे हंसी आ रही थी। जो अपने आप को जितना अच्छा और सच्चा मुसलमान जाहिर करने या बनने की कोशिश करता दिखाई देता है, वो इतना बड़ा फ्रॉड होता है। एक ये शख्स था जो यूं जाहिर करता था जैसे पूरे अमेरिका में एक ही मुसलमान है और एक लड़की इमामा थी, जो टेंट जितनी बड़ी चादर ओढ़ती है थी, और किरदार उसका ये था कि एक लड़के के लिए घर से भाग गई और बनते फिरते हैं बच्चे मुसलमान। नीचे अपनी गाड़ी में आकर बैठते हुए उसने कुछ तनफर से सोचा, मुनाफिकत और झूठ की हिदान पर खत्म हो जाती है। वो गाड़ी पार्किंग से निकालते हुए बड़बड़ा रहा था। उस वक्त वो सैंड्रा के पास नहीं जा सकता था। उसने दानिश के पास वापस जाने का फैसला किया। वो उसे देखकर हैरान हुआ। सालार ने बहाना बना दिया कि वो बोर हो रहा था, इसलिए उसने दानिश के पास आने और रात वहां गुजारने का फैसला किया। दानिश मुतमईन हो गया। इतवार की रात को जब वो वापस न्यू ह्यू अपने अपार्टमेंट आया, तो साद वहां नहीं था। उसके फ्लैट में कहीं भी ऐसे आसार नहीं थे जिससे ये पता चलता हो कि वहां कोई औरत आई थी। वाइन की वो बोतल भी उसे कहीं नहीं मिली। वो जेर लब मुस्कुराता हुआ पूरे अपार्टमेंट का तफसीली जायजा लेता रहा। वहां मौजूद हर चीज वैसे ही थी जैसी वो छोड़कर गया था। सालार ने अपना सामान रखने के बाद साद को फोन किया। कुछ देर रस्मी बातें करते रहने के बाद वो मौजू पर आ गया। फिर अच्छी रही तुम्हारी स्टीज, असाइनमेंट बन गए? हाँ यार, मैं तो 2 दिन अच्छा खासा पढ़ता रहा। असाइनमेंट्स तकरीबन मुकम्मल कर ली हैं। तुम बताओ, तुम्हारा टरप कैसा रहा? साद ने जुवाबा पूछा। बहुत अच्छा। कितनी देर में पहुंच गए थे वहां? रात को सफर करते हुए कोई पर अहलम तो नहीं हुई? साद ने सिरसरी से लहजे में पूछा। नहीं, रात को सफर नहीं किया। क्या मतलब? मतलब यह कि फ्राइडे की रात को, नहीं सैटरडे की सुबह गए थे हम लोग वहां। सालार ने बताया। तुम फिर सेंड्रा की तरफ रहे थे? नहीं, दानिश के पास। क्यों यहां आ जाते? अपने अपार्टमेंट पर आया था, सलार ने बड़े इत्मीनान से कहा। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। सलार दिल ही दिल में हंसा। साद के पैरों नीचे से यकीनन इस वक्त जमीन निकल गई थी। आए थे? कब? इस बार वो बेअख्तियार हौकला हुआ। या 11 बजे के करीब। तुम इस वक्त किसी लड़की के साथ मसरूफ थे। मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए वहां से वापस आ गया। सकता था कि साद पर इस वक्त सख्ता तारी हो चुका होगा। उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि सालार इस तरह उसका भांडा फोड़ देगा। वैसे तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाया नहीं? उसने मजीद कहा। साद को सांस लेने में जितनी दिक्कत हो रही होगी वो अंदाजा कर सकता था। बस वैसे ही मिलवा दूंगा। उसने दूसरी तरफ से बेहद मध्यम और माजरत
ख्वाहाना अंदाज में कहा, मगर तुम किसी और से उसका जिक्र मत करना। उसने एक ही सांस में कहा, मैं क्यों जिक्र करूंगा? तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। सलार उसकी कैफियत समझ सकता था। उसे उस वक्त साद पर कुछ तरस आ रहा था। इस रात साद ने चंद मिनटों बाद ही फोन रख दिया। सलार को उसकी शर्मिंदगी का अच्छी तरह अंदाजा था। इस वाकये के बाद सलार का ख्याल था कि साद दोबारा कभी उसके सामने अपनी मजहबी अकीदत और वाबस्तगी का जिक्र नहीं करेगा। मगर उसे यह देखकर हैरत हुई थी कि साद में कोई तब्दीली नहीं आई थी। वो अब भी उसी शद व मद से मजहब पर बात करता, दूसरों को टोक देता, नसीहतें करता, नमाज पढ़ने की हदायत देता, सिदका खैरात देने के लिए कहता, अल्लाह से मोहब्बत के बारे में घंटों बोलने के लिए तैयार रहता और मजहब के बारे में बात कर रहा होता तो किसी आयत या हदीस का हवाला देते हुए आंखों में आंसू भी आ जाते। उसके ग्रुप के लोगों के साथ और बहुत से लोग सैद से बहुत मुतासिर थे और उसके किरदार से बहुत मरगूब और अल्लाह से उसकी मोहब्बत पर रश्क का शिकार एक मिसाली मुस्लिम जवानी की मसरूफ जिंदगी में भी। इसमें कोई शक नहीं था कि साद बात करना जानता था। उसका अंदाज बियां बेहद मुतासिर कुन था और उसके शुनासा लोगों में सिर्फ सालार था जिस पर उसकी नसीहत कोई असर नहीं करती थी, जो इससे जरा बराबर मुतासिर नहीं था और न ही किसी रश्क का शिकार जिसे साद की दाढ़ी उसके दीन लिए इस्तिकामत का यकीन दिलाने में कामयाब हुई थी, न ही दूसरों के लिए। इसका अदब व एहतराम, उसका नर्म अंदाज गुफ्तगू इमामा से मजहबी लोगों के लिए उसकी नापसंदीदगी का आगाज हुआ था। जलाल से उसे आगे बढ़ाया था और साद ने उसे अंतहा पर पहुंचा दिया था। उसका ख्याल था कि मजहबी लोगों से बढ़कर मुनाफिक कोई दूसरा नहीं होता। दाढ़ी रखने वाला मर्द और पर्दा करने वाली औरत किसी भी कस्म की, बल्कि हर कस्म की बुराई का शिकार होते हैं और इन लोगों से ज्यादा जो हैं खुद को मजहबी नहीं कहते। इत्तेफाक से मिलने वाले तीनों लोगों ने उस यकीन को मुस्तहकम किया। इमामा, हाशिम पर्दा करने वाली लड़की और एक लड़के के लिए अपने मंगीतर, अपने खानदान, अपने घर को छोड़कर रात में फिरार हो जाने वाली लड़की। जलाल उनसुर, दाढ़ी वाला मर्द, हुजूर सली, अल्लाह की मोहब्बत में सरशुमार होकर नातें पढ़ने वाला और एक लड़की से अफेयर चलाने वाला और फिर उसे बीच रास्ते में छोड़कर एक तरफ हो जाने वाला, फिर दीन अलग दुनिया अलग कर बात करने वाला। साद जफर के बारे में उसकी राय एक और वाकया से और खराब हुई। वो एक दिन उसके अपार्टमेंट पर आया हुआ था। सालार इस वक्त कंप्यूटर ऑन करे अपना काम करते हुए उससे बातें करने लगा। फिर उसे कुछ चीजें लाने के लिए अपार्टमेंट से करीबी मार्केट जाना पड़ा और उसे पैदल वहां आने जाने और शॉपिंग करने में 30 मिनट लगे थे। साद इसके साथ नहीं आया था। जब सलार वापस आया तो साद कंप्यूटर पर चीटिंग में मसरूफ था। वो कुछ देर मजीद उसके पास बैठा, गुपशप करता रहा, फिर चला गया। उसके जाने के बाद सलार ने पुंज किया और एक बार हाँ फिर चला गया। फिर कंप्यूटर पर आकर बैठ गया। वो भी कुछ देर चीटिंग करना चाहता था और ये एक इत्तेफाक ही था कि उसने लाशोरी तौर पर कंप्यूटर चलाते हुए उसकी हिस्ट्री देखी। वहां उन वेबसाइट्स और पेजेस की कुछ तफसीलात तो थीं जो कुछ देर पहले उसने या साद ने देखी थी। साद ने जिन चंद वेबसाइट्स को देखा था वो पोर्नोग्राफी से मुताल्लिक थीं। उसे अपने या किसी दूसरे दोस्त के उन पेजेस देखने या उन वेबसाइट्स को वजट करने पर हैरत न होती, न आतराद। वो खुद ऐसी वेबसाइट्स का वजट करता रहता था, मगर साद के उन वेबसाइट्स को वजट करने पर उसे हैरत हुई थी। उसकी नजरों में वो कुछ और नीचे आ गया था। फिर तुम्हारी क्या प्लानिंग है? पाकिस्तान आने का इरादा है? वो है, इस दिन फोन पर सिकंदर से बात कर रहा था। सिकंदर ने उसे बताया था कि वो तीबा के साथ कुछ हफ्तों के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। उन्हें वहां अपने रिश्ता दारों के यहां होने वाली शादी की कुछ तकरीबा में शिरकत करनी थी। आप दोनों वहां नहीं होंगे तो मैं पाकिस्तान आकर क्या करूंगा? उसे मायूसी हुई। ये क्या बात हुई? तुम बहन भाइयों से मिलना, अनीता तुम्हें बहुत मस्कर रही है। सिकंदर ने कहा, पापा, मैं इधर ही छुट्टियां गुजारूंगा। पाकिस्तान आने का कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया चलो?